आवाज आ रही है? जी। शुरू करें। जी। तो प्लांट फिजियोलॉजी वैसे डिस्कस तो कर ही चुके हैं। थोड़ा हम्म। ऐसे कर लेते हैं आजकल में था, कल तो नहीं रहेंगे। कल तो वही घर पे रहेंगे। जी। चलिए हम लोग ये जान गए थे कि आपको रूट के थ्री प्राइमरी फंक्शंस जान गए थे हम लोग। जी। क्या क्या होता है? रूट के ना, हाँ। टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। बस यही काम है। और अच्छा, और ये देने के लिए क्या कहते हैं, स्टिफनेस उसको, या स्टिफनेस में उसको बांधे रखने के लिए वहां पे स्क्रीन दिख रहा सॉइल्स है में। आपको? स्क्रीन दिख रहा है? जी। क्या दिख रहा एंकरेज एंकरेज एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन। है? यही पढ़े थे ना? तो याद जी। रखना अगर तीन फंक्शन, रूट के तीन मेन फंक्शन है। एंकरेज हो गया। एंकरेज का मतलब क्या होता है? कि सॉइल से रूट को फिक्स एंकर का नाम प्लांट। सुना? एंकर क्या होता है? एंकर सुना है? किसको बोलते हैं? कहीं सुना एंकर? हाँ, इस वजह जो एक क्या कहते हैं, कोई जो अगर ये हो रहा हो फंक्शन वगैरह उसमें जो स्पीच वगैरह देता है, या फिर क्या काम होता है उसका? काम क्या होता है एंकर का? मतलब वो ये करता है कि कौन आने वाला है, कौन नहीं आने लोगों वाला को है, बांध के स्पेशल रखते हैं। नहीं, आने जाने बांध वाला के तो रखता अपने है। आके हाँ। जाके बोल देगा। आने वाला हम्म। आके जाके बोल के चला जाएगा। लेकिन इसका काम है लोगों को बांध के रखना। एंकरेज। जी। एंकर का एक्चुअली वर्ड जो होता है ना, वर्ड एंकर है शिप में। जब शिप होता है, पानी वाला जहाज जो होता है, शिप। जी। शिप को जब लंगर डालना बोलते हैं या एंकर डालना बोलते हैं, कहीं पर शिप को रुकना होता है, तो भारी भारी जो लोहे के, तो देखे होंगे ना आप, तीन ये बना हुआ लगा रहता है, गिरा देता है पानी में। जो तो जाके पकड़ लेता है मिट्टी को या इसको, समझे? तो वहां पर शिप रुका रहता है। जी। उसको बोलते हैं एंकर। एंकर ये करना, ठीक है, एंकरेज। तो उसका मतलब है किसी चीज को पकड़ के रखना, फिक्स करके रखना एक जगह पर। एंकर चाहे आपको कोई प्रोग्राम में हो, ठीक है, कोई शिप का हो, या फिर अगर रूट को, रूट का काम एंकर की तरह काम करना। एब्जॉर्प्शन तो जान ही रहे हैं। और कंडक्शन का मतलब क्या है? कनेक्शन मतलब क्या कहते हैं, वाटर या मिनरल को ये क्या कहते हैं, एक जगह शूट से तक दूसरी जगह पहुंचाना पहुंचा। है। हाँ। हाँ, इधर से उधर। तो वो वहां तक स्टेम तक पहुंचाएगा वाटर को, हम्म। है ना? जी। ठीक है। और प्लांट वाटर की रिक्वायरमेंट होता है, वाटर का, ये आप जानते हैं। हाँ, क्यों? फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और मैकेनिकल स्टिफनेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसका ट्रांसपोर्टेशन? जो तो जाता तो है ना प्लांट एक जगह से दूसरी जगह कहीं। मिनरल्स का हाँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स। जी। मैकेनिकल स्टिफनेस कैसे प्रोवाइड करेगा? वही जो क्या कहते हैं, वाटर रहता है तो वो टर्जिड स्टेट में रहता है। जिससे टर्जिडिटी क्या कहते प्रोवाइड करके, प्लांट सेल्स को हैं। और टिश्यूज को टर्जिडिटी प्रोवाइड करके वो स्टिफ रहता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है ना? नहीं तो पत्ता में अगर पानी कम होता है, देखते हैं मुरझा जाता है, स्टिफनेस कम हो जाता है ना? हम्म। और व्हाट आर द मिनरल, वेयर आर द मिनरल न्यूट्रिएंट्स मोस्टली यूज्ड इन प्लांट्स? वेयर आर। मिनरल न्यूट्रिएंट्स मोस्टली यूज्ड इन प्लांट्स। ईच एंड एवरी एक्टिविटी रिक्वायर अच्छा। मिनरल्स इन प्लांट, है ना? तो आप जो हाँ। भी एक्टिविटी है सबको लिखिएगा, समझ जाइएगा। चाहे सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल कंस्टिट्यूशन हो, या फिर एंजाइम हो, हार्मोन्स हो, है ना? जी। जो भी चीज, सभी चीज के लिए मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। और
रूट का तीन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? रूट हेयर का। रूट का मेन कैरेक्टरिस्टिक जो पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है प्लांट को। कि उसका रूट हेयर। हाँ हाँ, ये कि वो क्या कहते हैं, रूट हेयर जो होता है वो पतला पतला होता है, जिसकी वजह से वो सरफेस एरिया बढ़ाता है उसका। और रूट हेयर में जो सैप होता है उसके ये क्या कहते हैं, उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो ज्यादा होता है सराउंडिंग एब्जॉर्ब से। करने में हेल्प करता और रूट हेयर का वॉल जो होता है वो थिन होता है, मतलब पतला होता है। है ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन क्या मतलब हुआ? दोनों में डिफरेंस क्या है एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन में? एब्जॉर्प्शन मतलब वो क्या कहते हैं, सॉइल से ले रहा है पानी। और कंडक्शन मतलब वो इनटेक, इनटेक बाय इनटेक है, प्लांट हाँ है जी। ना? हाँ, इनटेक हो रहा है, और जो इनटेक हो गया प्लांट उसको एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना कंडक्शन कहलाएगा। वही ना? हम्म, जी। हम्म, यही है ना? जी। नहीं है तो क्या? the entire mechanism of absorbing water and minerals from the soil by the roots, its movement through the thickness of the root and subsequently its upward conduction through the stem is the result of five main phenomena। पांच फेनोमेना होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन होता है रूट में। हाँ, इम्बिबिशन। हाँ, रूट का हाँ। पांच प्रोसेस होता है एब्जॉर्ब करने का, पानी को एब्जॉर्ब। इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड टर्जीडिटी एंड फैसिलिटी। समझे? जी। तो इम्बिबिशन क्या होता है? जो आपको हार्ड, जैसे सीड कोट वगैरह है, हार्ड होता है ऊपर का लेयर, है ना? हम्म। है, वो एब्जॉर्ब करके स्वेल करता है। ठीक है, जो पानी के कांटेक्ट में आएगा सेल का ऊपर का सरफेस, वो तो हम्म। नॉन लिविंग पार्ट है। हाँ जी। नॉन लिविंग पार्ट में तो आपको इम्बिबिशन ही होगा। जी। ठीक है, इम्बिबिशन होगा तो वाटर एब्जॉर्ब करके सोयल करेगा। अब जब सोयल करके अंदर ऊपर, इम्बिबिशन तो सरफेस फेनोमेनन ऊपर में आ गया। अब अंदर जाना है तो अभी पूरा जो है देखिए, आ गया। मान लीजिए ये इतना मोटा आपका सेल वाल है ना, फिर सेल मेम्ब्रेन आ गया इसके यहाँ पर। ये इतना सेल वाल है ये, है ना? सेल वाल है। सेल वाल से पानी कैसे ऐसे अंदर जाएगा? तो पहले इम्बाइब इम्बिबिशन होगा। इम्बिबिशन होगा तो सेल का सरफेस यहाँ पर पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेलिंग हो जाएगा। स्वेलिंग होगा तो पानी अंदर आना शुरू होगा। जब अंदर आ गया तो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा फिर अंदर बाकी पूरा इसमें सेल वाल में? तो ये जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। पूरा सेल वाल से डिफ्यूज होके सेल मेम्ब्रेन तक आएगा। आएगा ना? जब तक पानी जी। इससे बाहर वाले एनवायरमेंट से सेल मेम्ब्रेन तक नहीं आएगा तब तक ऑस्मोसिस तो नहीं होगा। नहीं ना होगा? नहीं। सेल मेम्ब्रेन तक नहीं आएगा तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। सेल वॉल सेमी परमेबल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन ही सेमी परमेबल है कि नहीं है? हम्म। है। तो इसके लिए क्या होगा? तो सेल वॉल के अंदर जो मूवमेंट होगा वो इम्बिबिशन और डिफ्यूजन के थ्रू होगा। होगा ना? जी। और इसमें न्यूट्रिएंट तक आए, न्यूट्रिएंट भी इधर से आ जाएगा, क्या कि तो परमेबल है। तो न्यूट्रिएंट मिनरल्स भी आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा। लेकिन अब ये सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल है सेल मेम्ब्रेन। हाँ, हाँ। सेमी परमेबल है ना सेल मेम्ब्रेन। हाँ जी। नहीं समझ में आ रहा है आपको बात को मेरा? बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मतलब बताइए ना। कि समय पे। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? देखिए, सेल प्लांट सेल है ना, हम लोग तो एब्जॉर्प्शन प्लांट सेल का पढ़ रहे हैं ना। हम्म। प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? प्लांट सेल का सबसे और सेल वॉल।
सेल वॉल क्या होता है? परमेबल होता है कि सेमी परमेबल होता है? सेल वॉल फ्रीली परमेबल होता है। फ्रीली परमेबल है। फ्रीली परमेबल है तो इसका मतलब है ना कि पानी ऐसे सटाक से घुस जाएगा ऐसे अंदर, एकदम आराम से है ना, चला हम्म जाएगा। पानी, क्योंकि ये तो कुछ तो ठीक, ये पानी जब इसके सरफेस पे आएगा तो इसको तो टाइम तो हम्म लगेगा अंदर जाने में ना, या जगह तो चाहिए ना अंदर जाने के लिए, बनाने के लिए। हम्म तो ये क्या करेगा, पानी जो इसके सरफेस पे आया सेल में, सेल वाल के, तो सेल वाल से इम्बिबिशन के थ्रू अंदर जाएगा पहले। ठीक है, हम्म उसके ऊपर वाले सरफेस पे। तो जब इम्बिबिशन होगा ना यहाँ पर सेल वाल के, तो सेल वाल स्वेल हो जाएगा थोड़ा सा, तो पानी अंदर आ जाएगा थोड़ा सा। लेकिन सेल वाल तो मोटा है, तो सेल मेम्ब्रेन तक, सेल वाल को पूरा क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन तक तो पानी को जाना होगा ना। जी। नहीं समझ में आया? जब सेल हाँ मेम्ब्रेन सही है के सर। ऊपर वाले सरफेस पे आ गया, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को, सेल वाल को, तो सेल वाल को पूरा हम्म क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन तक जाना होगा पानी। हाँ है, हाँ। तो सेल वाल के अंदर कैसे जाएगा? डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा। तो सेल हम्म वाल से पानी दो तरह से पास होगा, पहले इम्बाइब होगा, इम्बिबिशन होगा, तब डिफ्यूजन हम्म होगा। इम्बिबिशन के बाद डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन से क्या होगा, पूरा न्यूट्रिएंट, मतलब मिनरल्स और वाटर कहाँ तक पहुंच जाएगा? सेल वाल के बाद, सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तब वहां से ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर जाएगा ना। उसके बाद हाँ हाँ। तो सेल, तो तीसरा प्रोसेस हो गया यहाँ, ये प्रोसेस जो ऑस्मोसिस है, ये यहाँ से सेल वाल से शुरू हो, सेल मेम्ब्रेन से शुरू होगा। यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन में है ना, सेल हम्म वाल में है, सेल वाल में हम्म। है ना। ये वाला प्रोसेस ऑस्मोसिस होगा। इस ऑस्मोसिस सेल से क्या मेम्ब्रेन जाएगा में। अंदर सेल के अंदर? सेल के अंदर क्या जाएगा? पानी। ऑस्मोसिस की तरह पानी जाएगा, मिनरल्स हम्म जाएगा, मिनरल्स जाएगा। नहीं, ऑस्मोसिस के थ्रू नहीं जाएगा। तो सेल के अंदर पानी जा रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू, और सेल के हम्म अंदर तो पानी, ये मिनरल्स भी जाना है ना। हम्म मिनरल्स कैसे जाएगा? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा, बताया था ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जी। तो मिनरल्स आयन जो है, एटीपी को, कुछ एनर्जी को खर्च करके सेल उसको अंदर लेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। हो ना, हम्म तो गया ना जी। अंदर। तो ये हो गया आपको ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पांचवा टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। जब अंदर गया पानी तो टर्जिड हो जाएगा सेल, हो जाएगा ना, हम्म और फ्लैसिड हो जाएगा, है कि नहीं? टर्जिड सेल्स फिल्ड विद वाटर मेंटेन प्रेशर फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सपोर्ट, लॉस ऑफ वाटर मेक्स सेल्स फ्लैसिड। जब सेल के अंदर पानी चला गया तो सेल कैसा हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा ना। हम्म। और जब अगर सेल लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? वाटर लूज करेगा फ्लैसिड। तो फ्लैसिड कैसे? पानी अंदर जब जा रहा है, यहाँ पर हम लोग तो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो फ्लैसिड थोड़े होगा, नहीं ना होगा। हाँ। पानी, यहाँ एब्जॉर्प्शन, फ्लैसिडिटी का क्या रोल होगा? तो इसमें टर्जिडिटी तो समझे, पानी अंदर गया सेल के अंदर, सेल टर्जिड हो गया ना, हम्म रूट रूट हेयर्स, रूट हेयर्स। हम्म हाँ, जी। फ्लैसिडिटी का, फ्लैसिड कैसे होगा? जब पानी बाहर आएगा। तो बाहर कब जाएगा इससे? बाहर तब जाएगा जब बाहर कम प्रेशर होगा, अंदर ज्यादा होगा। बाहर तो पानी ज्यादा है, तो बगल वाला सेल, ये रूट हेयर के बगल वाला सेल फ्लैसिड रहेगा, इसके अंदर पास कर देगा हम्म बगल वाले सेल को, तो ये फ्लैसिड हो जाएगा, वो टर्जिड हो जाएगा, होगा ना। हम्म बगल वाला सेल, अभी अगर इधर वाला सेल टर्जिड है तो बगल वाला थोड़ा सा कम होगा ना उसका, कम ये प्रेशर, टर्गर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। जी। तो वो रूट हेयर अपने बगल वाले सेल को पानी और न्यूट्रिएंट देगा, फिर वो अपने बगल वाले सेल को देगा, फिर वो अपने बगल वाले सेल को देगा। ऐसे करते करते प्लांट के अंदर जाएगा ना पानी, हाँ हाँ हाँ। जी जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। जी। तो ये इनटेक करने का पांच फिनोमिनन, पांच प्रोसेस है, जो फिनोमिनन है जिससे पानी जो है कहाँ जाएगा आपको? प्लांट के अंदर जाएगा, है ना। समझ में हम्म आया पांच प्रोसेस? जी।
फाइव फिनोमिनन्स है जो पानी को एब्जॉर्प्शन में, अभी हम कंडक्शन का नहीं का बात कर रहे, सिर्फ एब्जॉर्प्शन का बात बोल रहे हैं, है ना? है जी। कि नहीं? कंडक्शन वहां से हो जाएगा जब पूरा अंदर सेल के अंदर पानी चला जाएगा, फिर उसको कंडक्ट करना शुरू करेगा। एब्जॉर्ब करने के लिए आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट तक है, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एब्जॉर्प्शन का फिनोमिनन है। और ट्रांसपोर्ट के लिए आपको टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी का काम है ना? कंडक्शन के लिए, ये कंडक्शन तो आप सेल प्लांट के अंदर चलाइए तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा ना, कंडक्ट होगा ना। हाँ। आपको कंफ्यूजन हो रहा है कुछ, आपको लग रहा है? नहीं आ रहा था। समझ में आ रहा है ना? तो जी। अब जब हम लोग रूट देखते हैं, पतला सा रूट होता है, वो रूट पतला नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं ना। आप अगर हम रूट को काट के देख लें, रूट को अगर हम ऐसे काटेंगे मान लो, तो काटेंगे तो गोल होता है ना। तो गोल होता है तो बीच से ऐसा पोर्शन को मान लो इतना दूर तक स्टडी करें, इतना दूर का, तो ये दिख रहा है। इसके इधर उल्टा भी इधर चला जाएगा, जैसे इसमें अलग अलग लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर आपको एपिडर्मिस कहलाता है, जिसपे आपको रूट हेयर्स होता है। एपी मतलब होता है बाहर, सबसे टॉप, है ना? डर्मिस माने हम्म। क्या होता है? डर्मिस माने क्या होता है? लेयर में। हाँ, स्किन को डर्मिस बोलते हैं, हाँ डर्मल इसके। लेयर। जी। डर्मिस मतलब सबसे ऊपर वाला लेयर को बोलते हैं डर्मिस। एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपर वाला, है ना? जी। तो जब रूट के देखे ना, तो रूट ऐसा बनावट होता है। रूट का सबसे बाहर एक एपिडर्मिस होता है, फिर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये रूट हेयर्स एपिडर्मिस पे पाया गया, हर इसमें होता है, कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस कहलाता है। इंडोडर्मिस क्या कहलाता है? अंदर वाला लेयर, स्किन, है ना? और उसके बाद रूट में आ जाता है आपको जाइलम वेसल। जाइलम का मतलब क्या होता है? जाइलम का क्या काम होता है? वाटर को कंडक्ट करना। कंडक्ट करना। आप देखिए, रूट हेयर्स है, रूट हेयर पानी को यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, करेगा ना? हाँ, एब्जॉर्ब करके रूट हेयर, पूरा रूट हेयर का ही सेल है, ये बाहर वाला, ये वाला पूरा सेल एक ही सेल का एलोंगेट हुआ हुआ है ना ये। रूट हेयर एक सेल होता है ना इससे, तो रूट हेयर इसी में ऐसे ऐसे निकला रहता है, ये पूरा एक सेल होता है। ये हेयर निकला हुआ है लेकिन पीछे पूरा सेल भी होता है उसके, है ना? तो रूट हेयर इसे एब्जॉर्ब करके इसे पहुंचाया, यहाँ पहुंचाया, यहाँ तक आ गया, तो ये आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट तक आ गया। यहाँ पर पानी मिनरल्स इसके आपको किस पे, सेल वॉल में आया, सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन में आया, सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर आ गया। सेल के अंदर आ गया तो ये टर्जिड हो गया। बगल वाला थोड़ा फ्लैक्सिड है, तो अब इसका टर्गर प्रेशर ज्यादा है, तो ये बगल वाले सेल को पानी पास कर देगा, करेगा ना? जी। फिर ये इस वाले को पास कर देगा, ये इस वाले को और इस वाले को पास कर सकता है, जिससे जिससे सटा हुआ है। फिर ऐसे पानी अंदर जाता रहेगा, जाएगा ना, सेल कर करके। और फिर फाइनली कहाँ चला जाएगा सब पूरा पानी? किसमें चला जाएगा जालम। पूरा पानी फिर? जाइलम जालम। में। यही जाइलम से फिर ऊपर पानी चला जाता है प्लांट के अलग अलग पार्ट में, है ना? स्टेम में जाएगा, स्टेम से फिर लीफ में जाएगा, अलग अलग प्लांट पार्ट्स में जाएगा, यही है ना? हम्म। हम्म। तो ये एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन समझ में आया, पानी कैसे प्लांट करता है? हम्म। ये क्या है देखिए, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स इन रूट आर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स एंड मूव थ्रू द रूट टिश्यूज। रूट टिश्यूज है ना, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस और जाइलम वेसल्स, मूव थ्रू रूट टिश्यूज। ठीक है, दी एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स मूव सेल टू सेल थ्रू दी कॉर्टेक्स। सेल टू सेल, यहाँ से कॉर्टेक्स में सेल टू सेल जाएगा, अक्रॉस द इंडोडर्मिस, फिर इंडोडर्मिस को क्रॉस करेगा, और उसके बाद चला जाएगा जाइलम वेसल में, यही बताया ना? जी। और वाटर मिनरल्स आर कंडक्टेड अपवर्ड। अब यहाँ से अपवर्ड कंडक्शन होगा पानी का, जो भी यहाँ पर आया जाइलम वेसल में, है ना? थ्रू हम्म। जाइलम वेसल्स टू द लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड अदर पार्ट, जहां पर भी जाना होगा उसको जाएगा, यही है ना? जी। तो आप इस प्रोसेस को लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अगर आपको इसको डिटेल में लिखने बोला जाए तो पहले क्या लिखिएगा? एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर क्या है? एब्जॉर्प्शन जो होता है, इनटेक ऑफ, पहले एब्जॉर्प्शन को बताइएगा कि क्या होता है, फिर कंडक्शन क्या क्या होता है, फिर उसके बताइएगा पांच प्रोसेसेस होते हैं,
प्लांट के द्वारा 5 फिनोमिना को फॉलो करता है प्लांट जो है एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन के लिए। तो पहला प्रोसेस है इंडिविशन है। इंडिविशन के बारे में बताइए, क्या इंडिविशन कहाँ पर होता है। फिर उसके बाद डिफ्यूजन पे बताइएगा, डिफ्यूजन कहाँ होता है। फिर उसका ऑस्मोसिस बताइएगा कि ऑस्मोसिस कहाँ पर होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होता है। और टर्जिडिटी का क्या रोल है। तो ये 5 प्रोसेसेस हो जाएंगे, है ना। और ये फोटो भी बना सकते हैं आप चाहिए तो। प्लांट सेल का जो इसका इमेज है, कि रूट हेयर इंटू एपिडर्मिस में रूट हेयर होता है। रूट हेयर एब्जॉर्ब करके कॉर्टेक्स में पानी भेजेगा। कॉर्टेक्स आपको इंडोडर्म पूरा सेल टू सेल जाते जाते फिर इंडोडर्मिस के पास जाएगा। इंडोडर्मिस से फिर आपको जाइलम वेसल में चला जाएगा। यही है ना। जी। हम्म। यही 5 फिनोमेना, दिस 5 फिनोमेना एक्ट टुगेदर इन सीक्वेंस, सब एक सीक्वेंस में होता है ना, पांचों प्रोसेस जो है, टू इंश्योर द एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड देयर कंडक्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये 5 फिनोमेना इंश्योर करता है एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर, है ना। नहीं, जी। कुछ कुछ ऐसा चीजें नहीं समझ में आया हो मैं आ गया। तो आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ कल। आपने सिर्फ ऑस्मोसिस मारा था कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर। रूट हेयर जो होता है एब्जॉर्ब करता है वाटर। उसमें सिर्फ एक फिनोमेना आपने मारा था, ऑस्मोसिस। हम्म। याद है। हाँ। जी जी जी। इसमें ऑस्मोसिस डिफ्यूजन तो दोनों होना चाहिए। ऑप्शन में था दोनों। हाँ। तो दोनों होना चाहिए था ना। कल हम नहीं बोले थे वहां पर, हम तुझे बताएंगे तभी क्लियर करेंगे आपको। होगा। इम्बिबिशन भी है, डिफ्यूजन भी है, हाँ। ऑस्मोसिस भी है कि नहीं है। जी आप पढ़िएगा बुक में लाइन बाय लाइन चैप्टर फिर से इस टॉपिक को, क्योंकि आपने यहाँ पे गलत किया है तो इसको पढ़िएगा। इस टॉपिक को अपने बुक में पढ़िएगा अभी पहले। ठीक है, कि गलत हुआ है तो उसमें वहां पर है ना लिखा हुआ आपकी बुक में है। जी जो चीज गलत होता है उसको पढ़ के पूरा क्लियर कर लीजिए, क्यों, क्योंकि आपका वहां पे कंसेप्ट गड़बड़ हो गया है। ठीक है, जी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इम्बिबिशन क्या है, इम्बिबिशन जानते हैं। जी। क्या होता है बताइए। इम्बिबिशन ना। हाँ। इम्बिबिशन ना। हाँ, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन एक सरफेस फेनोमेना होता है, जो हाँ, क्या कहते हैं, लिविंग और डेड दोनों में होता है। और क्या कहते, ये लिविंग और डेड दोनों में होता है, और इसके थ्रू सरफेस अट्रैक्शन होता है, जिसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है। इम्बिबिशन आप कभी फेनोमेनन देखा है इम्बिबिशन आपने। हाँ, जैसे लकड़ी वगैरह, गेट वगैरह जो फूल जाता है। आप चना फुलाते हैं रमजान में, जी। वो भी इम्बिबिशन ही ना वैसे, क्योंकि सीड कोट हार्ड होता है, पानी एब्जॉर्ब करके स्वेलिंग हो जाएगा। होगा ना। तो क्या है, जी। सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड प्रोटीन और प्रोटीन्स आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर। वाटर वाटर। लविंग, हाँ। और फिलिक का उल्टा क्या होता है। फोबिक। हाँ। तो दो तरह के कंपाउंड होता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक होगा वो पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेगा, है ना। और जो हाइड्रोफोबिक होगा पानी को दूर हटाएगा। देखा है कभी हाइड्रोफोबिक चीज। नहीं, नहीं ध्यान कैंडल्स देखा रखना। है आपने? कैंडल्स देखा, कैंडल्स, जी। वैक्स, ऑयल्स, ऑयल वैक्स। अब कभी पानी में भूलेगा नहीं, पानी पे अलग लेयर बना देगा वो। वैक्स डाल दो तो हम्म। भीगेगा नहीं कभी। प्लास्टिक भीगेगा नहीं कभी आपका, है ना। हम्म। तो वो जी। हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब कि भगा देगा उसको, उसको अपने में सटने नहीं देगा, चाहे उसमें तुम कितना भी सटाने की कोशिश करो, है ना। जी। लेकिन हाइड्रोफिलिक है, जैसे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज तो आपका पूरा सेल वाल सेल्यूलोज का बना होता है। सेल वाल किस चीज का बना होता है। सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज और पेक्टिन का। तो सेल्यूलोज क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा ना पहले, जब उसके सटेगा सेल वाल में कोई भी पानी को। जी। तो वो एब्जॉर्ब करके स्वेल होगा। पानी अंदर आना, वहां पर एब्जॉर्ब हुआ पहले, फिर जाके अंदर जाएगा, पास करेगा।
तो फिर आपका डिफ्यूजन बाद में होगा। ठीक है। देन बाय वाटर और मॉइस्चर, कौन, जो हाइड्रोफिलिक चीज होता है, एंड स्वेल अप, और स्वेलिंग हो जाएगा। जैसे ड्राई सीड्स है, वुड इंडोर्स है, ये सब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पे आपको स्वेलिंग हो जाता है, होता है ना। जी। ड्यू टू इम्बिबिशनल प्रेशर, इम्बिबिशनल प्रेशर क्या हो, जब पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, वो करेगा ना, हम्म। उससे आपको सीड जर्मिनेट होता है। क्या होता है इम्बिबिशनल प्रेशर से सीड जर्मिनेट कैसे होता है, जब स्वेल करेगा तो वो तो उसका तो एक्सपैंड होने का एक लिमिट होता है, तो वो सेल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। वो सॉरी, सीड कोट फटता है। अब देखिए हो कभी चना को फुलाते हो तो चना का सीड कोट अलग हो जाता है, जी। नहीं देखा है, थोड़ा सा उसे जर्मिनेशन हो जाता है बाद में, जर्मिनेशन के लिए हम्म। रास्ता चाहिए ना। और इतना है कि मिट्टी से भी उठा, अगर मिट्टी में लगे तो मिट्टी से बाहर निकाल देता है उस प्रेशर के कारण, है ना। जी। आप कभी ऐसा करिए ना, एक बोरा में थोड़ा सा चना डाल के जमीन के अंदर डाल दीजिए, उसके अंदर उसके ऊपर कोई पत्थर रख दीजिए, है ना, और उसके बाद बंद, मिट्टी बंद कर दीजिए, उसके बाद पानी दीजिएगा बोरा पे, तो चना स्वेल करता जाएगा, स्वेल करता जाएगा तो पत्थर को मिट्टी से ऊपर उठा देगा, मालूम है। ये हम्म। जादू हो जाता है, लोग बोलते हैं जो प्रकट हुआ पत्थर अपने अपने, तो ऐसा कर सकता है कि नहीं। हम्म? तो सीड को स्ट्रक्चर होता है जिससे सीड जर्मिनेट होगा, सीड जर्मिनेशन जानते हैं, हाँ। जर्मिनेशन ऑफ जो, सीड जानते हैं, जी, सीड क्या जब होता है। एक सैपलिंग में कन्वर्ट होता है। सैपलिंग में टर्मिनेट टर्मिनेट होता तो वो अलग, बाद में बोल दिया, पहले सीड से रेडिकल और प्लीम्यूल का निकलना, रेडिकल निकलता है, फिर प्लीम्यूल होता है, रेडिकल जानते हैं। सीड क्या? जर्मिनेट होता है ना, दो पार्ट, रेडिकल एंड प्लीम्यूल। रेडिकल नहीं यार। नहीं अभी आपने सुने हैं, जब सीड जर्मिनेट होता है ना तो एक व्हाइट कलर का पोर्शन निकलता है पहले सीड से, देखे हो, व्हाइट कलर का एक धागा ऐसा निकलेगा। आपने कभी जर्मिनेटेड चना नहीं खाया है। हाँ, हेलो। खाया। तो वो जर्मिनेटेड व्हाइट कलर का क्या निकलता है वो, क्या होता है उसको, जर्मिनेशन बोलती हो ना। जी। वो व्हाइट कलर का चना भी जब निकला जर्मिनेशन में, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रेडिकल। वो होता है, करेक्ट। रूट होता है, रेडिकल वो रूट में डेवलप होता है, वो वही जमीन के अंदर चला जाता है, अब बाद में रूट डेवलप होता है उससे, समझे। और उसके अपोजिट साइड में जहां पर आपको कोटिलेडन्स होता है, वो ऊपर उठ जाता है, उसको कोटिलेडन लीफ बोलते हैं, वो प्लीम्यूल बनाता है जिससे स्टेम बनता है, समझे। जी। खैर वो अलग चीज है। और यही आपका इंडिविजुअल होता है एसेंट ऑफ सैप में, इंपॉर्टेंस फोर्स इन एसेंट ऑफ सैप होता है। एसेंट ऑफ सैप किसको बोलते हैं मालूम है, एसेंट ऑफ। सैप। हाँ। हाँ, एसेंट ऑफ सैप वही होता है ना, कि क्या कहते हैं, पानी को ऊपर खींचने के लिए। फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट, यही ना होगा एसेंट ऑफ सैप, ऊपर चढ़ना। एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना, सैप मतलब लिक्विड पार्ट हो गया जिसमें सब कुछ मिला हुआ है, यही है ना। हम्म। एसेंट ऑफ सैप का सबसे पहला ये हो जाएगा इम्बिबिशन, जब तक प्लांट के अंदर पानी ही नहीं आएगा तो एसेंट कहाँ से होगा, है ना। हम्म। तो उसका सबसे पहला ये क्या है, इम्बिबिशन, इम्बिबिशन से ही पहले शुरू होगा, होगा कि नहीं। हम्म। तो इम्बिबिशन क्या है, इंपॉर्टेंट फोर्स इन द एसेंट ऑफ सैप होता है। एग्जाम्पल्स आप जान गए। जी। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या है, इम्बिबिशन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय लिविंग और डेड सेल्स ड्यू टू सरफेस अट्रैक्शन, ये सरफेस अट्रैक्शन के कारण एब्जॉर्प्शन जो होता है उसको इम्बिबिशन बोलते हैं। सेल्यूलोज और प्रोटीन हाइड्रोफिलिक होता है, जो स्वेल हो जाता है एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करने के बाद, है ना। और इम्बिबिशनल प्रेशर होता है जो सीड कोट को रप्चर करता है जिससे सीड जर्मिनेट होता है ना, हम्म। है कि नहीं है। और जी। इम्बिबिशन एक इम्पोर्टेंट फोर्स है एसेंट ऑफ सैप में, तो इम्बिबिशन का इम्पोर्टेंस हो गया ना।
कि एसेंट ऑफ सैप में भी करेगा, सीड कोट को आपको क्या होता है, रप्चर करने में हेल्प करता है, जिससे सीड जर्मिनेट करेगा, है कि नहीं? हम्म। तो इम्बिबिशन प्लेज ए वाइटल रोल इन सीड जर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि इम्बिबिशन प्रेशर के कारण ही सीड से का सीड कोट रप्चर होता है, जिससे जर्मिनेशन होगा, तभी ना आपका वो जर्मिनेशन बाहर निकलेगा उसका, आपका रेडिकल एंड हम्म। अ पार्ट कंडक्शन ऑफ वाटर, जिसको एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। इम्बिबिशन पहला पार्ट हुआ एसेंट ऑफ सैप का, या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन कंडक्शन का। ठीक है। जी। दूसरा पार्ट क्या था? डिफ्यूजन। हम्म। डिफ्यूजन क्या होता है जानते हैं आप? जी। क्या होता है बताइए, क्या होता है? ये जब मॉलिक्यूल्स का ये मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है तब। और जब तक होगा, जब तक दोनों का आपको कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए पूरा हर जगह सेम ना पर हो जाए। यूनिफॉर्मली, है ना? है ना? हम्म। इसका एग्जांपल है, आप एक जो है पानी का गिलास में एक शुगर का ये डाल दीजिए, क्यूब डाल दीजिए, या थोड़ा चीनी डाल दीजिए। तो चीनी तो हर जगह पर पानी में नहीं है, लेकिन बाद में उसको धीरे धीरे छोड़ दिएगा तो हो सकता है पूरा घुल जाए, या चलाइएगा उसको, मूव कीजिएगा बीकर में, तो क्या होगा, एक आपको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, हो जाएगा ना? हम्म। या फिर कहीं पर हल्का सा इंक गिराइए पानी में, थोड़ा देर के बाद देखिए इंक पूरा जगह फैल जाएगा, पूरा एक जैसा फैल जाएगा थोड़ा देर के बाद, है ना? जी। तो क्या होता है, जहां पर डाले वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगल बगल में उसका कंसंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज। डिफ्यूजन। ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिक, आपका एक ये था, एक्सपेरिमेंट वन में था ना? हाँ, जी। जी। शुगर डाई या पोटेशियम परमैंगनेट, तीनों में सब, शुगर को डाल के करिए, चाहे डाई इंक वगैरह जो भी कलर होता है डाई, घोल करके लिक्विड में डालिए, स्प्रेड करेगा, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट बैंगनी कलर का होता है, डालोगे धीरे धीरे कलर पूरा एक जैसा कर देता है पानी का। हम्म। तो जी। उससे लेके बाद में पता चलेगा कि पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना? जी। देखिए तो कैसे अप्लाई होता है। लेट अस सी हाउ द डिफ्यूजन अप्लाइज इन दिस केस, कैसे होता है इन सब में। पानी में हमने डाल दिया एक, आपको डाई डाल दिया, पूरा फैलने लग गया, फैल के पूरा देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसी तरह यहाँ पर मान लो, यहाँ पर आपने डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट, हो गया। पोटेशियम जी। परमैंगनेट डाल दिया तो पूरा पूरा पोटेशियम परमैंगनेट बाद में यूनिफॉर्मली हो जाए। या पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पर मान लिया चीनी डाल दिया, और चीनी कलर तो नहीं होता है, लेकिन आप टेस्ट करके दे सकते हैं पानी, चाहे यहाँ से निकाल के देखिए, यहाँ पर से निकाल के देखिए, या यहाँ पर से निकाल के पीजिए, तो हर जगह इक्वली आपको मीठा लगेगा, कहीं पर कम बेस मीठा नहीं होगा, होगा? जी। नहीं ना होगा। तो यही है, दी हम्म। मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई आर मोर क्राउडेड, मोर कंसंट्रेटेड इन नियर द टेबलेट ऑफ द डाई। जहां पर टेबलेट डाले हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है ना? इस हम्म। तरह से, इस तरह से एक जगह बहुत ज्यादा क्राउड है, फिर धीरे धीरे डिफ्यूज होना शुरू किया। दीज मॉलिक्यूल्स मूव अवे फार्दर एंड फार्दर इन द रीजन्स वेयर दे आर फ्यूअर और एब्सेंट, लेस कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर मूव कर रहा है, और द मूवमेंट कंटिन्यू अंटिल द मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब तक पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो गया मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा, तब तक डिफ्यूजन का प्रोसेस चालू रहेगा, है ना? हम्म। और क्या, इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देयर वाज नो ऑब्स्टेकल ऑफ एनी काइंड ऑफ द पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द डाई सॉल्यूट एंड दे कुड मूव फ्रीली इन वाटर इन ऑल डायरेक्शन। अगर यहाँ पर हम लोग पार्टीशन डाल देते हैं, ठीक है, तो पानी यहाँ का अलग रहता है, यहाँ का पानी अलग रहता, तब नहीं मूव कर सकता, अगर पार्टीशन होता तो, है ना? पार्टीशन होगा और वो परमिएबल होगा तभी जाने देगा, सेमी परमिएबल में भी हो सकता है नहीं जाने दे उस डाई को, है कि नहीं? जी। चीनी को नहीं पार करने दे सेमी परमिएबल, पानी जा सकता, आ सकता है, वो नहीं जाएगा आएगा, है ना?
जी। ठीक है। अच्छा, होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस, हाँ। जिसमें होमोजेनियस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो जाए, एक ऐसे। तो ऐसे भी हो सकता है। होमोजी वो तो सॉल्यूशन हो गया ना आपका, जिसमें मिक्स हो गया सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन के हम्म, तरफ पीछे एक और वर्ड लगा, होमोजीनियस। जी। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जिसका मतलब है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट हर पार्ट में इक्वली इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। समझे? इस हम्म, सॉल्यूशन में जहां से भी उठाओगी कंसंट्रेशन सेम रहेगा। चाहे उसका सॉल्यूशन का रहे, सॉल्वेंट का रहे, चाहे सॉल्यूट का रहे, किसी भी पार्ट से उठाइए कंसंट्रेशन सेम रहेगा। है ना? जी। नहीं रहेगा। उसको बोलते हैं जी। होमोजीनियस सॉल्यूशन। एक होता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस क्या होता है? कहीं पर हो सकता है, कहीं पर यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन हो, यहाँ पर कम कंसंट्रेशन हो सकता है। जी। ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है। कैसा है कहीं पे? कहीं पर ज्यादा कंसंट्रेशन जाए, कहीं पर कम कंसंट्रेशन हो जाए। नहीं, डिफ्यूजन में ऐसा नहीं। तो हेट्रोजीनियस होगा नहीं। नहीं। तब तो होमोजीनियस डिफाइन करने का जरूरत है, जब हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है ये नहीं है। तो होमोजीनियस हम्म, सॉल्यूशन करने का क्या मतलब है? बोलने का खाली सॉल्यूशन ही बोलते हैं। दूध देखा है आपने? हेलो? जी। दूध हेलो। देखा है? दूध, दूध हम्म। मिल्क 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 देखा है आपने? जी। मिल्क क्या है? हेलो? जी। मिल्क क्या चीज है, पता बता सकते हैं? होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, क्या है? मिल्क है, होमोजीनियस है। अच्छा उसको बताते हैं। कभी एक बोतल में पानी लीजिए, समझे? जी। हेलो? एक बोतल में पानी जी। लीजिए। अब पानी के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए सरसों का। बोतल बंद करके हम्म। कस के हिला दीजिए उसको। ऐसा पानी हम्म, कैसा हो जाता है, देखा आपने? हाँ? हाँ। हाँ। कभी देखा है ऐसा करके? नहीं, मतलब। नहीं देखा है। कल करके देखिएगा इसको, लेकिन वो चाहे ट्रांसपेरेंट बोतल में करिएगा। थोड़ा पानी जी। ले करके और थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा और हिला दीजिए कस के। तो क्या होता है ना, ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो पानी के अंदर घुल जाते हैं। ठीक है। जी। लेकिन ये सॉल्युबल नहीं है पानी में। ऑयल जो होता है पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, सिर्फ वो स्मॉल ड्रॉपलेट छोटा छोटा अंदर बट गया है। ठीक है। ये डिफ्यूजन नहीं, आपने हिला के अंदर मिला दिया ड्रॉपलेट, बाद में छोड़ दिएगा तो धीरे 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 करके बहुत देर के बाद तेल ऊपर आ भी जाएगा। समझे? जी। लेकिन उसको टाइम लगेगा। तो जब आप ये कर दिए तो ये अनलाइक जो सॉल्वेंट और सोल्यूशन, दो सॉल्यूशन है, दोनों एक वाटर मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट नेचर का है। दोनों एक दूसरे में घुलने का नहीं रखता है। लेकिन आपने जबरदस्ती घुला दिया तो वहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ। कहीं पर ज्यादा हो जाएगा, कहीं पर कम होता है। समझे? जी। समझ में आया बात? तो ये चीज हो जाता है आपको क्या, क्या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। समझ में आया? जी। हाँ? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन समझ में आया? जी। अब एक और होता है सोल्यूशन इकोनॉमिक होता है। हमें इसमें पता नहीं है, तो हम देखते हैं। तीन तरह का होमोजीनियस हो गया। ठीक है। एक सारे वाटर बोलते हैं, तो हम इमल्सन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग अभी बताया था तेल वाला। है ना? क्या बोलते हैं? आवाज आ रही है? आवाज
हेलो। धीरे आ रही है आपकी आवाज। अच्छा। आ रही है आवाज? जी। हाँ, तो बोल रहे हैं इमल्सन सुना है आपने? हम्म। इमल्शन। हाँ, इमल्सन। नहीं। इमल्सन जो आपको अभी बताए, जब दो डिस्लाइक पार्टिकल को कस के हिला के मिला दिए तो वो ड्रॉपलेट्स बना बना के अंदर में रहता है। ऑयल इन वाटर भी बोलते हैं इसको। हम्म। हाँ, जी। उसको बोलते हैं इमल्सन। उसमें तेल जबरदस्ती हिला कर ही करते हैं, तो वो। और एक होता है कोलॉइड। कोलॉइड सुना है कभी? कोल, कोलॉइड, कोलाइड। ओ COLLOID। कोलाइड वही ना, कोलाइड। वही एक दूसरे के ऊपर जो नहीं नहीं, वो होता कोलाइड होता है। है। वो हाँ, कोलाइड होता कोलाइड। है, COLLIDE होता है। कोलाइड। अब कोलॉइड होता है COLLOID। कोलॉइड। ओ जी। हाँ, कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है? जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे डीएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, है ना, इसमें दोनों पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है। जैसे प्रोटीन में, समझे, कुछ प्रोटीन हाइड्रोफिलिक होता है, कुछ हाइड्रोफोबिक होता है। लेकिन प्रोटीन में तो सब एमिनो एसिड्स है, हाइड्रोफिलिक भी हाइड्रोफोबिक भी। तो प्रोटीन अपने आप को घुमा करके ऐसा कर लेता है कि पानी के अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट उसका अंदर की तरफ चला जाए। जैसे मान लीजिए प्रोटीन है ना, इधर इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट इस साइड, और इधर हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो क्या करेगा, पानी के अंदर जाएगा ना, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी के चारों तरफ रहेगा, अंदर में ऐसे घुमा दिया, और हाइड्रोफिलिक पार्ट अंदर में आ जाएगा पानी से दूर, हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफिलिक बाहर रह गया। रह गया ना? जी। समझ में आया? तो ऐसे करके इसी ऐसे ऐसे बना के गोला गोला बना के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जब आपको पानी से अंदर सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, तो क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हेलो। तो क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा वो? आवाज नहीं आ रही है? आवाज- हाँ, हेलो। आ रही है आवाज? हम्म। तो क्या यही कोलाइड कहलाता है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल जब सॉल्यूशन में आते हैं ना, तो वो कोलाइड्स कहलाता है। तो सॉल्यूशन के तीन फॉर्म हो गए। ठीक है, एक ट्रू सॉल्यूशन हो गया जिसको होमोजीनियस भी बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, जैसे चीनी पानी घुल गया कंप्लीटली। ठीक है। एक हो गया जी। ऑयल इन वाटर, जिसको इमल्सन बोलते हैं, इमल्सन, EMULSION, इमल्सन, है ना। और तीसरा हो गया कोलाइड। हम इसलिए बता रहे थे कि होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, तो बाकी हेट्रोजीनियस हो सकता है। ठीक है। हम्म। तो दूध क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइड है, होमोजीनियस, सॉरी, कोलाइड है या फिर इमल्सन है? क्या है दूध? कोलाइड। कोलाइड है, क्यों? प्रोटीन पाया जाता है दूध में, है ना। जी। कोलाइड है। दूध में लैक्टोज शुगर भी पाया जाता है। हैं? हेलो। जी। दूध में तो लैक्टोज शुगर भी पाया जाता है, वो भी तो सॉल्यूशन हुआ, ट्रू सॉल्यूशन भी हो गया दूध। हुआ। हम्म। दूध में फैट पाया जाता है। हाँ, पाया जाता कैसे? है। नहीं पाया जाता। फैट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? हम पूछ रहे हैं, हमको नहीं मालूम। हाँ, पाया जाता है। कैसे पता पाया जाता है, बताइए आप। हम्म। जैसे चीज बटर बनता है तो उसमें पाया जाता है, पता हाँ, नहीं। उसमें घी निकलता है उससे, तब उसको गर्म कीजिएगा तो उसके ऊपर लेयर आ जाता है फैट इसका, आता है ना। जी। तो दूध में तो ऑयल भी है, मतलब फैट भी है ना। तो दूध हुआ क्या चीज एक्चुअली?
ट्रू सॉल्यूशन है, कोलॉइड है, इमल्सन है, क्या है? हम्म, कोलाइड है। वो तीनों चीज है। अच्छा, तीनों चीज। इन्हें सोच रहे थे आप क्या? आपका आप ऑप्शन बता ये तीनों बताना है? हम्म, आपको लगा तीनों में से कोई एक ही चीज होगा? हाँ। अच्छा चलिए, हो गया, चलिए अब वो तो उतना एक्स्ट्रा हो गया। सॉल्यूशन हो गया, होमोजीनियस समझ गए ना? शुगर, पानी, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना? जी। ये आगे चले हम लोग। ऑस्मोसिस जी। जानते हैं, ऑस्मोसिस को अच्छे से पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी। तो इसको डिस्कस करना है फिर से। नहीं। Osmosis is the movement of water molecules from their region of higher concentration, the dilute or with a lower solute concentration, to their region of lower concentration. अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट को मूव करना, ही क्या कहलाता? थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये बताया था ना? हम्म। जी। तो ऐसा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, देखो ऑस्मोस। दो सॉल्यूशन के बीच जो आपके कंसंट्रेशन डिफरेंट के कारण, है ना, मूवमेंट होगा, जो दो कंसंट्रेशन के कारण मूवमेंट होगा, होगा ना? जी। मान लीजिए यहाँ पर आपको लोअर कंसंट्रेशन है, मतलब वाटर ज्यादा है ना? वाटर का हायर कंसंट्रेशन हो गया ना? हुआ ना? इधर जी। वाटर का कम कंसंट्रेशन है, तो इधर से इधर पानी जाएगा, इधर से ऑस्मोसिस होगा, बीच में आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो पानी का मूवमेंट होगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर लोअर। कंसंट्रेशन। लेकिन इधर हम इस साइड से एक प्रेशर डालें जो इसको मूवमेंट को रोक दे। इधर से डालेंगे तो भैया बोले अब नहीं हम जाने देंगे इधर से, होगा ना? हम्म। क्यों? क्योंकि पानी इधर से जाएगा तो इधर का वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा कि नहीं होगा? पानी इधर हाँ, मूवमेंट होगा। करेगा, तो इसका इसका आपको वॉल्यूम, लेकिन हम यहाँ से एक प्रेशर दे रहे हैं कि भैया इसका वॉल्यूम को बढ़ने ही नहीं देंगे, समझे? इसको हम जी। पानी का नहीं। वॉल्यूम को बढ़ने ही नहीं देंगे, तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर रुक जाएगा, हो जाएगा हम्म। ना? तो हम्म। the minimum external pressure applied on concentrated solution that prevents the movement of water molecules through a semi-permeable membrane is known as osmotic pressure, होगा ना? जी। यही होगा ना? जी। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पार जाने के लिए, ऑस्मोसिस को करने के लिए, रोकने के लिए, अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर जितना प्रेशर डालें कि उसको रोक दे, तो वो कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, कहलाएगा। हम्म। ठीक है? नहीं होगा? जी, होगा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर यही होता है जो टर्जिडिटी को बनाने में भी हेल्प करता है, ऑस्मोसिस के कारण ही। ये वाइटल प्रोसेस है जिससे पानी अंदर जाएगा, सेल पूरा फ्लैट, क्या होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा ना, सेल्स एकदम। हम्म। तो उसको टर्जिडिटी बोलते हैं। हम्म। जी। ठीक है, समझ गए आप ऑस्मोसिस? पढ़िएगा इसको, दिक्कत होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे, है ना? एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस पढ़े थे हम। जी। क्या होता है एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस? एंड osmosis जब बाहर से वाटर क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आता है, और एक्सोस्मोसिस जब बाहर जाता है। ठीक है, तो एक्सो का मतलब बाहर होता है, इंडो का मतलब अंदर होता है, इनवार्ड होता है ना?
ये if the concentration of the surrounding solution is the same as the inside the cell, in which direction the net movement of water molecules be across the cell membrane? क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कैन यू आंसर इट? हाँ। हम्म, क्या होगा बताइए। Overall concentration of the surrounding solution is same. तो ये अंदर का कंसंट्रेशन और बाहर का कंसंट्रेशन दोनों सेम है, तो तो कितना नेट movement मूवमेंट ऑफ होगा? वाटर जीरो हो जाएगा। हाँ, तो नेट नेट मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट होगा, है ना। जी। हम लोग लिख रहे हैं नो नेट मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट होगा, अंदर जितना जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, समझे। जी। ये बोलना गलत होगा कि मूवमेंट ही नहीं होगा, ये गलत होगा, समझे। मूवमेंट होगा, लेकिन नेट मूवमेंट जीरो होगा, मतलब जितना अंदर गया उतना ही बाहर आएगा, यही ना होगा। जी। ठीक है, तो इसका तीन चीज हो गया। ये यहाँ पर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल का में सेल का पानी का कंसंट्रेशन कम है, मोर मोर कंसंट्रेटेड सेल ये है, ये मोर कंसंट्रेटेड हुआ, ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ ना। पानी ज्यादा होने का मतलब लेस लेस कंसंट्रेशन हुआ ना। जी। तो लेस कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन किसी से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? जिसका लेस कंसंट्रेशन होता है वो क्या बोल कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? हाँ, टॉनिक सुना है? टॉनिक खाते हैं, टॉनिक कभी खाया हाँ है? जी। टॉनिक में सबसे घुला रहता है, सॉल्यूशन रहता है, टॉनिक हो गया वो, है ना। जिसका जी। जिस वैसा टॉनिक जिसमें कम कंसंट्रेशन होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। जी। टॉनिक उसी से टर्म आया है ना, जो दवा खाते हैं टॉनिक, उसी से ना आया है टर्म, क्योंकि वो हम्म। कंसंट्रेशन है उसमें, किसी चीज का कोई चीज मिला हुआ है, कोई दवा कोई न्यूट्रिएंट कुछ मिला हुआ है उसमें, टॉनिक में नहीं मिला हुआ है। जी। तो जिसमें कम, मतलब एक रिलेशन है, समझे, मतलब एक रिलेटिव टर्म है, हाइपो हाइपर आइसो, ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब समझते हैं जी। क्या होता है? रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मतलब दोनों से रिलेट करते हुए हाँ, रिलेट जब करना। दो चीज के बीच में कंपेयर किया जाए तो उसको रिलेटिव बोला जाता है ना। तो ऐसा चीज है जो कि जब तक कोई दूसरा चीज प्रेजेंट नहीं होगा हम बोल ही नहीं सकते कि हाइपो है या हाइपर है। जब तक इसको हम किसी से कंसंट्रेशन को, दो कंसंट्रेशन कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन हाइपो है, हाइपर है या आइसो है, टोनिक है ना। ठीक है, हेलो। जी। अच्छा, आपको ऐसा चीज सुना है जो एकदम अपने अकेले ही डिफाइन करता हो? ये तो रिलेटिव टर्म है, वैसा जो अपने अकेले ही आपको एक्सप्लेन करते हैं, वैसे टर्म को क्या बोले, रिलेटिव को उल्टा क्या बोलते हैं? रिलेटिव तो उल्टा क्या होगा? बस ऐसे पूछ रहे हैं, रिलेटिव का डिफरेंस। उल्टा क्या होगा? नहीं, नहीं, रिलेटिव का डिफरेंस तो नहीं होगा। एब्सोल्यूट, समझे क्या होगा? ओके। एब्सोल्यूट। कई से एग्जाम्पल बता सकते हैं। कोल्डनेस और हॉटनेस क्या चीज है? हम्म। लो, कोल्डनेस और हॉटनेस क्या चीज है? टेम्परेचर। रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म, हाँ। रिलेटिव टर्म है। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं, कोई चीज गर्म है तो किसी, जब तक कोई चीज कंपेयर नहीं करेंगे तब तक उसको गर्म नहीं ना बोलेंगे। हम अपने हाथ से छू रहे तो मेरे हाथ का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर कम लगेगा रहेगा तो हमको गर्म लगेगा, समझे। और अगर हमारा हाथ का टेम्परेचर ज्यादा है और किसी चीज का कम है वो हमको ठंडा लगेगा, हम्म। है ना। 20 डिग्री टेम्परेचर में पानी होगा
वो ठंडा के दिन में आपको गर्म लगेगा, गर्मी के दिन वो आपको ठंडा लगेगा। है 20 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड, है ना? जी। नहीं है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट टर्म हो गया। आप अकेले भी, और पानी का टेम्परेचर है वो, तो टेम्परेचर एक आपको क्या है, एब्सोल्यूट टर्म हो गया, वो उसका बता रहा है कि ये जो है इतना गर्म है, इतना इतना इसमें एनर्जी है, टेम्परेचर है इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब उसको आप किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, अपने हाथ से या दूसरे पानी से, तो वो कोल्ड होगा या हॉट होगा, है ना? हम्म। होगा कि नहीं? हाँ। जी। तो ये चीज है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट है, ये ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट है, पढ़ा है आपने अपने बुक में एक्सपेरिमेंट? हाँ, पर है। क्या था उसमें एक्सपेरिमेंट, ये बताइए तो। ये वाला टू शो द रूट एब्जॉर्ब वाटर वाला। हाँ, इसमें पहला था ना एक्सपेरिमेंट, ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट था आपने। ऑस्मोसिस वाला। हाँ, ए, नहीं पढ़ा है, देखिए। टेक सम कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन इन थिसल फनेल, थिसल फनेल डालते हैं। हम्म। थिसल फनेल। हाँ। हाँ, फनल शेप का एक जो कंटेनर होता है। फनेल ऐसे होता है, फनेल ही आपको कोनिकल फनेल हुआ, ऐसे वाला, है ना? थिसल फनेल कैसा होता है मालूम है? ऐसे आपको, जैसा घड़ा होता है ना, ऐसा रहता है शीशा का, और इसके नीचे में आपको पाइप लगा रहता है। ये थीसल फनेल होता है। जैसे ये वाला फनेल दिख रहा है ना, ये गोल है ना यहाँ पे, हाँ? हम्म। हम्म। ये यहाँ पर राउंड दिख रहा है, ये राउंड है। ये कोनिकल नहीं है, ये थीसल फनेल है। फनेल अलग अलग तरह का होता है, कोनिकल फनेल होता है, थीसल फनेल होता है। ये थीसल फनेल है। थीसल का मतलब हो गया ऊपर राउंड होगा ऐसे, है ना? और हम्म। नीचे लंबा सा उसमें पाइप लगा रहेगा, ट्यूब लगा रहेगा। तो इसमें क्या है ना, अंदर शीशा है चारों तरफ, यहाँ पर खुला हो रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग क्या हो गया, एक सेलोफेन पेपर लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा दिए? सिलोफिन सेलोफेन पेपर। पेपर। सेलोफेन पेपर का मतलब होता है वो सेमी परमेबल है। या कभी कभी एग मेम्ब्रेन, अंडे का मेम्ब्रेन, अंडे का मेम्ब्रेन देखा है कभी आपने? अंडे का मेम्ब्रेन, हाँ, वो जो वाइट वाइट निकलता है ना। व्हाइट, ये तो एग व्हाइट हो गया। अंडा को बॉईल किया है कभी आपने? हाँ। कभी कभी उसके ऊपर पतला पतला उजला रंग का लेयर निकलता हाँ, है। वही वही बोल रहा हूँ, वही। हाँ, उसके अंदर क्या नाम है, एग शेल के अंदर की तरफ से, वही। सेल, एग सेल से। तो वो हो गया आपका, वो अंडे का क्या होता है, वो अंडे का एक तरह का सेल वाल होगी, सेल मेम्ब्रेन हो गया, है ना? जी। तो ये पोर्शन को निकाल करके उस पे लगा दे, तो वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? सेमी मेम्ब्रेन। परमेबल। अब ये क्या है, थिसल, इसके अंदर हम लोग चीनी डाल दिए, खाली चीनी डाल दी, या चीनी का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल दिए। ठीक है, और पानी के अंदर डुबो देंगे, पानी के अंदर डुबा दिया गया। तो पानी के अंदर डुबो देंगे तो धीरे देखेंगे इसे, मतलब यहाँ से पानी अंदर जाएगा, इसका लेयर पानी का बढ़ता जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, है ना? क्यों? जी। क्योंकि हायर कंसंट्रेशन है ये हायर कंसंट्रेशन है। और ये पानी का पानी लोअर कंसंट्रेशन है, पानी ज्यादा है तो पानी हायर, लोअर से हायर की तरफ जाएगा। पानी हम्म। अपने हायर कंसंट्रेशन के अंदर जाएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अंदर पानी जाता है, इधर से पानी नहीं आएगा, पानी इधर से जाएगा। तो ये आपको इन्वाट इंडोस्मोसिस का एक आपको एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, है ना? हम्म। हाँ। जी। और प्लेन वाटर, फिर उल्टा कर दें, पानी इसके अंदर रखें, यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन रखिए, इसमें प्योर वाटर रखिए, तो क्या होगा, इसके अंदर से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, और इसमें वॉल्यूम कम हो जाएगा। यहाँ पर इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ना? अगर ये शुगर सॉल्यूशन है और इसे प्योर वाटर है, तो पानी बाहर आने लग जाएगा, यहाँ पर एक्सोस्मोसिस होने लगेगा ना? है, जी। यही है एक्सपेरिमेंट सेटअप। क्या बोलता है, बीकर में शुगर है तो पानी अंदर जा रहा है ना? लेकिन शुगर मॉलिक्यूल, आप पानी यहाँ से टेस्ट करके देखिए यार, मीठा नहीं रहेगा, तो शुगर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर नहीं आ रहा है।
नहीं ना आ रहा है? जी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, तो ये ऑस्मोसिस है, मूवमेंट ऑफ सॉल सॉल्वेंट पार्टिकल या वाटर, है ना, फ्रॉम थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, है ना। जी। तो ये चीज आपको कहलाता है क्या, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट। हाँ। प्रोसेस क्या कहलाएगा एक्सपेरिमेंट में जो प्रोसेस आप पता किए, मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर थ्रू से, हाँ ऑस्मोसिस, ठीक है। मॉडिफाइड वर्जन है, चलिए इसको कल करते हैं, कल बाद में करते हैं ना। तो वैसे भी जी। हम नेक्स्ट कहीं बनाए नहीं है पावर पॉइंट, इसको खत्म करेंगे तब तक बनाएंगे उसको हम, ठीक है। इसको एक दो दिन में हम खत्म करके उसको फिर बना लेंगे, है, ठीक है। अभी भी आपको इस चीज में बहुत चीजें समझना है इसमें, है ना। जी। चलिए इसको खत्म कर देंगे, 2 दिन लगेगा इसको, तब तब जो है, तब तक हम आपका अगला क्लास का प्रेजेंटेशन भी बना लेंगे, ठीक है। जी। हम्म? अगला हम लोग जी। पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे ना, ह्यूमन सिस्टम में आएंगे फिर। कल आएंगे, कल हम घर आएंगे, परसों आते हैं घर दिन में आपके, फिर देखते हैं, है ना। जी। फिर तो कल हम पूर्णिया में ही रहेंगे। तो और कुछ पूछना है इसमें जो नहीं समझ में आया हो? नहीं। समझ में आ गया? जी। समझ में तो